क्या आप TRE 4.0 के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं बेस्ट फैकल्टी एंड सबसे बड़े सपोर्ट के साथ आप लोगों को शिक्षक बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, CIA क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग BPSC TRE 4 के लिए क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट जो LCM SCF टॉपिक पर बात करेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे, ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से जाए और एग्जामिनेशन पास करके आप बिहार में टीचर बन सके। टीचर बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन का प्लानिंग देख लेते हैं कि इस मैथमेटिक्स का या उसमें एक दो क्वेश्चन जो रीजनिंग होते हैं उसका क्या रोल है, देखते हैं। सबसे पहले समझिए इसमें कि 150 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस पेपर में इतने क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से जो 9, 10 है या उससे पहले जो 1 to 5 वाला क्वेश्चंस है, तो इन सब 1 to 5 वाले जो एग्जामिनेशन जो TRE 4 के अंतर्गत होगा या 6 to 8 वाले में भी एक तरह से आप समझिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन ये 1 to 5 के लिए होता है, इसको PIT भी बोलते हैं। 6 to 8 के लिए भी होता है, फिर 9 से 10 के लिए भी होता है और 11, 12 के लिए होता है। तो इन सब में लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जो 40 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी वो लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर में आपको बस ये क्वालिफाइंग करना है, यानी कि उसमें आपका मेरिट में ये मार्क्स नहीं जुड़ेगा। जो 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन के आसपास, यानी कभी 8 क्वेश्चन कभी 10 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पार्ट से होंगे। और अदर क्वेश्चन जो होंगे 30 के अप्रॉक्स मान लेते हैं कि ये क्वेश्चंस होंगे, वो GS के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले में जो मैथमेटिक्स वाले में है, अगर 10 out of 10 ले आते हैं, जबकि सेक्शनल कटऑफ इसका 20 या 20 के आसपास ±1 मान लीजिए। इसमें कभी +1 21 चला जाएगा, कभी 22 चला जाएगा, इस तरह से कटऑफ जाएगा। तो उसमें 10 मार्क्स आप मैथ्स और रीजनिंग से ला रहे हैं, ये काफी मायने रखता है। और जो 9, 10 वाले जो एग्जामिनेशन होंगे, जो 9, 10 9 क्लास के लिए और 10 क्लास के लिए जो एग्जामिनेशन होंगे, उसमें जो मैथमेटिक्स पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। और 80 क्वेश्चन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे से जुड़िए, ये कंफर्म रहिए कि मैं जिस हिसाब से बताऊंगा 80 out of 80 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 80 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। अगर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग होता तो कम भी हो सकता था, 1-2 कह सकते थे, ह्यूमन एरर हो गया, लेकिन ह्यूमन एरर नहीं करना है। तो अब हम लोग मैथ्स पर विचार करेंगे, क्योंकि मैथ्स में हमें यहाँ पर 10 मार्क्स ला सकते हैं और यहाँ 80 मार्क्स है। अगर कितना भी खराब स्थिति रहा ना, तो मान के चलो 75 या 77 के आसपास तो आ ही सकता है। दोनों को ऐड कर लो तो 85 to 87 मार्क्स आप सिर्फ इससे ले आ सकते हैं, अगर मैथ वाले हो 9, 10 तब। और अगर PIT वाले हो तो 10 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि LCM SCF चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। चलिए सब लोग आ गए हैं, देख लीजिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2079 है और उनका महत्तम समावर्तक 27 है। यदि एक संख्या 189 है 189, तो दूसरी संख्या क्या है? समझिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका लसा गुना फॉर्मूला होता है मस, और बाई में होता है पहली संख्या या फर्स्ट नंबर, इसको पहली संख्या भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला यहां समझने के लिए मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, और एग्जामिनेशन में ये सब चीजें नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होती है। तो टाइम कम होती है, उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने होते हैं। तो लसा कितना है? सबसे पहले देखिए, लसा है आपका 2079 मल्टीप्लाई जो मसा है, मसा यहाँ दे दिया है 27, यानी 27, और डिवाइडेड बाय जो एक संख्या है 189। तो दूसरी संख्या बताना है कि दूसरी संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट पीट लीजिए एकदम फास्ट में। एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए।
यानी डायरेक्ट आप सीधे लासा गुने मसा करके और बाई में पहली संख्या डायरेक्ट लिखेंगे और काट-पीट कर लीजिए। तो चलिए 9 से अगर करेंगे तो 21 9 होता है 189 और 9 3 27 कट गया, फिर इससे ये कटेगा 7 टाइम, 7 से इसको काट लेते हैं तो 7 दूना 14, फिर उसके बाद 6 आएगा 7 9 63, फिर 4 आ गया यानी 7 7 49 यानी 297, यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया है। समझ में आ गया सब लोग को? जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे, फिर ये क्वेश्चन दोबारा आएगा ही, फिर हम टेस्ट सीरीज वगैरह करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है मैंने, तो आप देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया, और इससे भी और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करें कि हाँ हमें और क्वेश्चन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, तो वो मैं दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है। 3 जो अलग अलग संख्या है उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले समझिए कि जो लघुत्तम समावर्तक होता है वो क्या होता है कि महत्तम समावर्तक से, यानी एलसीएम जो होता है वो HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, उससे पूरी तरह डिविजिबल होता है, मतलब विभाज्य होता है। क्लियर? यानी उसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां ध्यान देंगे कि 120 है, इसको अगर 8 से हम भाग देते हैं तो पूरी तरह कटेगा। 8 5 40, सॉरी 15 8 120, 15 का पहाड़ी में ये कट जाएगा, तो 15 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये कितना होता है? 120 होता है। क्लियर है? उसी तरह 12 है, 12 में कितना से गुना करेंगे कि 120 होगा? 10 से, तो इसका मतलब 10 से विभाज्य है, पूरी तरह विभाज्य। उसी तरह 24 24 5 120, यानी कि यह जो 24 भी है 120 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 35 के किसी पहाड़े में, यहाँ 35 होना चाहिए, 135 ये लिखा है, 35 ही रहेगा, नहीं तो 120 से ज्यादा हो गया ना। तो 35 अगर होगा तो वो किसी भी स्थिति में 120 को विभाज्य नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी वाला होगा, यानी 35 या 135 जो है यहाँ गलती से लिखा गया है, इसको 35 ही समझिए आप लोग कि 35 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सब लोग जुड़िए धीरे धीरे कि कैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा है, और इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में भी जुड़ते रहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है। महत्तम समावर्तक का 4 गुना है लघुत्तम। तो इसमें महत्तम को जो मस है इसको हम लोग x मान लेते हैं। मस को क्या मानेंगे? x। और लस जो लघुत्तम समावर्तक की बात कर रहा है वो कह रहा है कि 4 गुना है, यानी 4x मान लेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 125 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करें? दोनों का योग 125 है, तो 4x प्लस x करके हम 125 कर लेते हैं। इसका मतलब 5x बराबर हो गया 125, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 5 125, यानी ये 25 से कट गया है। ठीक है? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि संख्याओं में से एक 100 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो याद कीजिए, इससे जस्ट पहले ही बताया है मैंने कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लस गुने मस, और बाई में क्या, बट्टा में क्या करेंगे? पहली संख्या। वो फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। ठीक है? तो इसमें अगर हम दूसरी संख्या फिर लिखेंगे तो क्या होता है? लस। तो लस हमारे पास क्या है यहाँ? 4x। तो लस को हम लिख लेते हैं यहाँ 4x मल्टीप्लाई। उसके बाद है मस। मस को क्या लिखेंगे हम लोग? x। दोनों मल्टीप्लाई है आपस में। और बाई में पहली संख्या है यहाँ पर 100, तो दूसरी संख्या निकालना है। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा? ये 4 होगा, x की वैल्यू यहाँ आया 25 25, तो चलिए 25 रख देते हैं और गुना 25 कर लेते हैं, और बाई में 100। 25 चौका 100, ये 100 कट गया। अब बच रहा है यहाँ पर कितना? 25। इसका मतलब हो गया कि जो दूसरी संख्या है ये 25 है, 25 है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये TRE 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो और भी एग्जामिनेशन इंडिया में होते हैं, जैसे SSC का एग्जाम हुआ, रेलवे NTPC का एग्जाम हो गया, या दरोगा बिहार दरोगा का एग्जाम हो गया, या दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, इन सब एग्जामिनेशन में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझना है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कभी कभी यही आसान क्वेश्चन मिस माइंड होके टफ हो जाता है, या
हम लोग ह्यूमन एरर कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो गलतियां नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या क्या बोला, 10, 15 और 20। तो जब कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि इन सबसे जो पूरी तरह यानी 10, 15 और 20 से जो पूरी तरह विभाज्य होगा वो संख्या पहले हमें निकालना है। तो वो संख्या कब निकलेगा, जब हम इसका लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10, 15 और 20, इसका एकदम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे निकलेगा इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी दो नंबर में कॉमन है या नहीं, ये सिंपल सी बात है। तो 2 से लगा लेते हैं, तो ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 10। फिर इसमें अब हम कितना से लगाएंगे, 5 से ही लगा लेते हैं। तो 5 × 5, 5 × 15, 5 × 10, ठीक है। तो अब यहां से जो लसा होगा, लसा कितना देखो 3 × 6, 3 × 6, 6 × 5 = 30 × 60, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ये सोचेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सब नंबर से पूरी तरह डिवाइड है और सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणांक जो इन सब में कॉमन हो लेकिन सबसे छोटा हो, तो वो 60 है। यानी 60 जो है उसको पूरी तरह ये तीनों संख्या विभाजित कर सकता है और सबसे छोटा है। बड़ा होगा तो इसे 2 से 3 से 4 से गुना करते जाएंगे। तो जिनको अगर पहाड़ा ठीक से याद है, पहाड़े पर अच्छे कमांड है, वो डायरेक्ट निकालेंगे, इनको ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर 1 अंकों की बड़ी संख्या कहा जाएगा तो 9 के बाद हो जाता है 10, यानी कि 2 अंकों की संख्या हो जाता है। उसी तरह अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 99, 2 बार 9, क्योंकि 99 के बाद 100 3 अंकों की संख्या आ जाती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 3 बार 9 9 लिख दो, ठीक है। क्योंकि 9 से 99 के बाद फिर 1000 आ जाएगा, तो 1000 4 अंकों की संख्या में आ गया। तो क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है यहाँ की कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब 4 बार 9 लिखना पड़ेगा। तो क्या यह 4 बार 9 पूरी तरह विभाज्य है 60 से? नहीं है। हम लोग भाग करके चेक कर लेते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा नंबर है जो 60 से विभाज्य है, और जो नंबर 60 से विभाज्य होगा वो 10, 15 और 20 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 60 से भाग दे देते हैं 9999 में। चलिए 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको 60 से भाग देंगे तो कितना होगा, 60 × 60 हो जाएगा। फिर आप देखिए ये 9 हो गया, ये 3, फिर ऊपर से 9 एक आ जाएगा, तो 6 36 360 हो गया, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, यही क्रम जारी रहेगा। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद 6 से भाग दे देते हैं, तो अब आ गया 360 यानी 39, 39 इसमें शेषफल आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरी तरह विभाज्य नहीं है। अगर यह शेषफल नहीं होता, शेषफल अगर नहीं होता तो यह पूरी तरह विभाज्य हो जाता। जो हमारा डिविडेंड होता है, या इसको हम लोग हिंदी में भाज्य, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। और ये हुआ भागफल और नीचे वाला शेषफल। तो अब जो हमें संख्या चाहिए, अभिष्ट संख्या जो चाहिए, वो 9999 में से 39 यानी 39 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 9960। ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। आ रहा समझ में। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जो भी आएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम भाग कर देंगे, जो शेषफल आएगा उस शेषफल को जो डिविडेंड है यानी भाज्य है उसमें से माइनस कर लेना। यही हमारा प्रोसेस है। इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमेंट में जरूर बताएं ये क्वेश्चन कैसा लगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन अगर किसी को टफ लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा क्वेश्चन और भी हमें प्रैक्टिस के लिए दे, तो डेफिनेटली और भी प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 5 घंटियां एक साथ बजती है। देखिए 5 घंटियां एक साथ बजती है क्रमशः 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर। मतलब एक जो है वो 6 सेकेंड पर एक, जैसे मान लो टन बज गया, फिर 7 सेकेंड आएगा फिर बजेगा, फिर 8 सेकेंड आएगा बजेगा, यानी सबका अलग अलग टाइमिंग है, एक साथ कोई नहीं बज रहा है।
तो क्वेश्चन यहाँ बस क्या कर रहा है कि तो कितने सेकंड के बाद हुए पुनः एक साथ बजेगी, मतलब कितना ऐसा सेकंड होगा जिसके बाद सब एक साथ टर्न करके आवाज करेगा। आ रहा समझ में? जैसे घड़ी होता है, घड़ी में घंटे का सुई अलग होता है, मिनट का अलग होता है, सेकंड का अलग होता है, लेकिन कभी कभी एक समय आता है जिसमें सब एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर घंटी की बात है कि ओवरलैप हो जाएंगे। क्या कब होंगे? तो वैसा नंबर हमें चाहिए जिसको 6, 7, 8, 9 और 12 पूरी तरह विभाजित कर दे, वही नंबर चाहिए, वही हमारा आंसर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर विभाज्य कब निकलेगा? जब उसका एलसीएम होगा, लघुत्तम समावर्त होगा। तो 6, 7, 8, 9 और 12 इन सब का हम लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा आंसर है। तो देखिए इसमें पहले हम 2 से लगा लेते हैं। 2 से हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, फिर उसके बाद ये 9 हो गया और ये 12 हो गया, तो 6। फिर 2 से लगा लेते हैं क्योंकि 4 और 6 भी है, तो 3, 7, 2, 9 और 3। अब हम 3 से लगा लेते हैं, तो 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1। अब नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 7, 2 और 3 ये अलग अलग है, तो अब लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखिए 7 गुना 14, 14 तिये 42, 42 गुना 84। अब क्या करना है कि 84 को 3 गुना 6, 84 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। 6 चौका 24, 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 8 छक्का 48 और 2 50 यानी 504। 504 जो ऐसा नंबर है जिसको 6, 7, 8, 9 और 12 पूरी तरह से विभाजित कर देगा। इसका मतलब 504 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में भी पूछा था, ठीक है, और ये एसएससी में पूछ लिया है। इसका ये मतलब है कि टीआरई के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि टीआरई में डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है। बिहार में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट ना होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने के बाद पैटर्न वही रहेगा। पैटर्न थोड़ी ना चेंज होता है, पैटर्न तो वही रहता है। तो पैटर्न पर ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन जब भी है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वह सबसे बड़ी संख्या जो 729, 729 और 901 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल प्राप्त करता है। ठीक है, 9 और 5 यानी दो नंबर है, दोनों नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड करेगा और शेषफल समान नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। क्या क्या आएगा? 9 आएगा और 5 आएगा, दो नंबर यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो सकता है, पैटर्न तो सेम ही है। तो पैटर्न आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम में आप क्या क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि 729 में से 9 को पहले ही माइनस कर ले तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 720 माइनस कर लीजिए यहीं पर। 729 में से 9 माइनस कर लीजिए 720। उसी तरह से 901 में से 5 को माइनस कर लीजिए तो ये हो जाता है 896, यानी यहीं पर हो गया। आधा काम तो यहीं पर हो गया, अलग लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या क्या मतलब हुआ? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम से ही पता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ी बोल रहा है। इसका ये मतलब पहले से स्पष्ट है कि हमको महत्तम समावर्त निकालना है। बात समझ में आ रहा है? यानी HCF निकालना है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? 720 और 896 इन दोनों का हम क्या करेंगे कि HCF निकाल लेते हैं, वो हमारा आंसर है। क्लियर? तो देखिए HCF निकालने का इसमें मैं दो मेथड बता दूंगा कि कैसे इसको आसानी से करें। तो सबसे पहले चलिए HCF चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 896 में 720 से भाग दे, भाग मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टर मेथड से जाएंगे तो बहुत सारे हमें फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। भाग मेथड यानी भाग विधि से ही बना लेते हैं। एक दूसरा विधि भी बताऊंगा मैं। चलिए इससे 720 माइनस कर लीजिए तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 1 हो गया। आगे समझ में 176 हो गया। अब ये 720 है। अब इसे मतलब मान के चलिए कि ये 200 के आसपास है। ठीक है, तो 2 3 6 मतलब ये 3 टाइम्स में लगेगा। 36 18 7 21 19 हो गया और एक कैरी बचा। देखिए
4 से भी शायद नहीं लग सकता था। ठीक है, चलिए 4 से लगा लेते हैं। देखिए 4 से भी लग सकता था, 4 से हम लगा देते हैं इसको। 6 चौका 24, कैरी 2 बच गया, 7 चौका 28 और 2 30, फिर कैरी आ गया कितना 3 आ गया, फिर 4 हो गया, 4 3 7, यानी 7 से 4 हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि ये आ गया 16। ठीक है, अब 16 आ गया तो 176 में 16 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और फिर 1, यानी 11 टाइम में ये कट गया। जो अंतिम विभाजक होता है, डिवाइजर होता है, वही हमारा आंसर होता है। यानी कि ये HCF हो गया यहाँ 16। जो HCF है वो कितना है हमारा 16। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 16। मैंने बताया था कि एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा। दूसरा मेथड क्या है ये समझिए। एग्जामिनेशन में इतना करना तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आसानी है एक तरह से, लेकिन एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम कम होती है। ठीक है, टाइम कम होती है तो जितना समय बचा लेंगे ना इतने सॉल्व करने में, उतना हम दूसरा क्वेश्चन पर समय दे सकते हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे। अब आपके पास क्या टारगेट है, चलिए इसको पहले मैं मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्या करने जा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि ये नंबर है और ये नंबर है, 2 नंबर है, उसको विभाजित करने वाला ऐसा नंबर चाहिए जिसमें शेषफल 9 और 5 आता हो। तो देखिए कैसे करेंगे भाई इसको, कि 720 आया है और 896 आया है माइनस करने के बाद, इसको जो विभाजित करता हो। तो देखिए बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है 15, तो 15 का ये मतलब हो गया, 15 का मतलब क्या होता है कि 15 उसी नंबर को डिवाइड करेगा। जैसे 15 का टेबल लिखे तो क्या पता चलता है कि 15 15 दूना 30, 15 के 45, मतलब यूनिट प्लेस पर या तो 5 है नहीं तो 0 है। यूनिट प्लेस पर या तो 5 होना चाहिए या फिर 0, तभी वो विभाजित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर 0 तो है, यानी इसको 15 विभाजित तो कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा, जबकि दोनों को करना चाहिए, वही आंसर होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन 15 नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जा रहे हैं, यानी एलिमिनेट कर रहे हैं कि 4 में से 3 ऑप्शन को खत्म कर दीजिए, एक जो बचेगा वही हमारा आंसर है। अब बच रहा है 19, तो 19 के बाद हम देखिए 19 में जब कभी भी हम लोग करेंगे तो 19 दूना 38, 19 के 57, देखिए 9 8 7, इस तरह से यूनिट प्लेस पर नंबर आता है। एक बार 6 भी आता है और जब 0 आएगा तो वो 190 होगा। तो 19 वाले कोई भी पहाड़े में 72 तो नहीं आता है जो पूरी तरह काट देगा। अगर मान लीजिए इसको काट भी देगा तो इसको तो नहीं काटेगा, वैसे दोनों को नहीं काट रहा है, तो इसलिए 19 भी ऑप्शन नहीं होगा। 20 पर आते हैं, 20 वाला में भी देखिए 0 है तो डेफिनेटली इसको काट देगा, यानी 720 को डेफिनेटली ये डिवाइड कर देगा, लेकिन 896 को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर यानी इकाई अंक पर 0 है, तो जिसको विभाजित कर रहा है उसके इकाई अंक पर भी 0 होना जरूरी है, तभी वो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 20 भी उसको विभाजित नहीं कर रहा है, तो 3 ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो गया। तो जो बचेगा ऑप्शन वही तो हमारा राइट आंसर है। तो इतना सारा जो डिवाइड था वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यानी ये ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं। ऑप्शन मेथड भी आसान होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपका मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा। प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं, और टीआरई के अलावा भी और एग्जामिनेशन में ये हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दूध वाले के पास एक कंटेनर है जिसमें 75 लीटर और दूसरे में 45 लीटर दूध है। एक में 75 लीटर है और दूसरे में 45 लीटर है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता जो किसी भी कंटेनर में दूध को सटीक संख्या में माप सकती है, यानी एक ऐसा, जैसे मान लीजिए बाल्टी है आपके पास और मग से उसको हम पानी अलग करते हैं, तो मग एक क्या है, कंटेनर है, छोटा कंटेनर है, और उसका क्षमता एक तरह से निकालने की बात कह रहा है कि छोटा कंटेनर ऐसा कितना, मतलब उसका हाईएस्ट कितना क्षमता होगा जो अलग से निकालने की जरूरत है उसका, ठीक है, उसका सटीक संख्या बताना है, सटीक संख्या में माप सकती है ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, HCF यानी कि महत्तम समार्थक, यानी एक संख्या हो गया 75 आपके पास और दूसरी संख्या हो गई 45, यानी इन सब में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा।
तो 75 है। अब फिर यहाँ पहाड़े की बात आ गई, जिसको पहाड़ा अच्छा आता है या पहाड़े पर अच्छे कमांड है वो मैथमेटिक्स जो है वो अच्छे से बनाता है। जैसे देखिए 15 पचे 75, आपको पूरा पता है 15 पचे 75, 15 का पहाड़ा पढ़िए यहाँ पर 45 में, तो 15 के 45 मतलब दोनों में 15 कॉमन है। इसका मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही 15 है, यानी हमारा जो मौसा होना चाहिए वो क्या है हमारा यहाँ पर 15। इसलिए जो नया कंटेनर जो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम क्षमता वाला जो कंटेनर की जरूरत है वो कितनी होगी, तो डेफिनेटली वो 15 लीटर का होना चाहिए। तो 15 लीटर हमारा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। एक बार यूपीएससी में भी पूछा था, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है सीसेट, उसमें जिसको सामान्य अध्ययन पेपर 2 बोलते हैं, पहले सीसेट भी बोल देते थे, तो उस पेपर में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं पूछा था। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था कि जो अधिकतम संख्या में मतलब ये कंटेनर की माप जो आपसे मांग रहा है, अब इसी में मान लीजिए ट्विस्ट ये कर देगा कि ऐसे कंटेनरों की संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि कंटेनर की संख्या कितनी है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उसमें 15 ऑप्शन भी दे देगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि मौसा निकाल करके आंसर टिक कर देंगे, आंसर उनको लगा कि ये सही है, और एग्जाम के बाद जब आएंगे तब लगेगा कि अच्छा ये जो बनाया थोड़ा जल्दबाजी हो गया, ये गलत हो गया। तो क्या करना चाहिए, इसमें कंटेनरों की संख्या पूछा था। तो देखिए इसमें क्या करना होगा कि जैसे अगर आपके पास 15 आ गए HCl और 75 लीटर है, तो आपको कितनी बार मापना पड़ेगा, तो 15 पचे 75 यानी कि 5 कंटेनर की जरूरत पड़ेगी इसमें, यानी जितना अलग मल्टीप्लाई होता है वो आप ले लेंगे। तो अलग मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो कितना 5 से, और दूसरा जो है 45 में 15 के 45 यानी कि 45 लीटर मापने के लिए आपको कितने कंटेनर की जरूरत है, 3 कंटेनर, यानी कुल मिला के 5 + 3 यानी आपको 8 कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। आ रहा है समझ में? तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन का लेवल बदल गया, और ये यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें जो पूछ देता है तो समझिए कि अदर एग्जामिनेशन के लिए वो रिलीवेंट हो जाता है, पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे या जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ देंगे तो हो सकता है उससे भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 10 के बदले आप 8 ही क्वेश्चन बनाए, लेकिन 8 में 8 सही होना चाहिए। अब पता चला 10 में 10 बना दिया और 7 क्वेश्चन सही है, आपका 3 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया गलत, तो भी नुकसान है। तो पेशेंसली आपको ये बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यदि x अनुपात y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात है, कोई दो पूर्ण संख्या है जिसका अनुपात है x अनुपात y और z उनका महत्तम समावर्तक है, यानी z जो है HCF है, तो उन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या होता है ये समझिए कि कोई भी संख्या अगर x y में दिया हो, अनुपात में दिया हो और मौसा अगर दे दिया हो z, तो इसमें अगर लघुत्तम जब भी पूछेगा तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, ये आंसर होगा। ये तब होगा जब ये दो संख्या अनुपात में हो तब। जब 3 संख्या अनुपात में हो तो ऐसा नहीं करेंगे, वैसे सिचुएशन में फिर अनुपात वाले का एलसीएम निकालते हैं हम लोग, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा आंसर XYZ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ये कैसे होता है समझिए, मौसा अगर z है और x और y के अनुपात में अगर कोई दो संख्या है तो संख्याएं क्या हो सकती है, तो मौसा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक संख्या होगा x और मौसा से मल्टीप्लाई होकर के हो गया xz, दूसरी संख्या क्या हो गई जो रेशियो वाला है y और मौसा यानी जो HCF है इससे मल्टीप्लाई होकर के हो गया yz। तो अब हमारे पास xz और yz संख्या है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये होगा xyz, इसलिए डायरेक्ट हमने ऐसे लिखा। ये दो संख्या वाले में ऐसा ही करते हैं, 3 संख्या वाला भी होता है, देख लेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये 3 संख्या वाला आ गया, बिल्कुल जो पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में है, तो उनका मौसा क्या है, उनका महत्तम समावर्तक दिया है 12 है, तो वह संख्याएं क्या है। तो मैंने क्या बोला कि जो संख्या होता है जैसे अनुपात होता है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3, इसमें अगर ये बोला है कि 3 संख्याओं का अनुपात है
और जो महत्तम समावर्तक है इसको हम HCF लिख देते हैं, या इसको हिंदी मीडियम के लिए हम मौसा लिख देते हैं, ये है हमारा 12। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा कि जो संख्याएं होती है मौसा से गुना हो जाती है, ठीक है। तो 3 संख्या है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो 1 से इसको, जैसे यहां पर है जो 1 है, जो 1 है इसी को अगर हम 12 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 12। 2 को 12 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 24। 3 को 12 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 12 3 36। तो हमारे पास जो संख्या हो गई वो 12, 24 और 36 हो गई। 12, 24, 36, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था। हाँ, इसमें अगर ये कह देता कि इसका लघुत्तम क्या है, लघुत्तम समावर्तक बताइए, एलसीएम बताइए, तो इन 1, 2, 3 का एलसीएम निकाल दिए होते। तो तीनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है या कोई 2 संख्या में कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यानी 1 × 2 × 3, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाता 1 गुना 2 गुना 3, यानी जो अनुपात में है उसका एलसीएम और मल्टीप्लाई जो पहले से मौसा दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर है। तो क्या हो जाएगा 12 3 36 गुना 72, तो आंसर इसका हो जाएगा 72, तो 72 आंसर हो जाता। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए 2 तरह का क्वेश्चन हो रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बिहार टीचर्स के लिए, बिहार टीचर एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम, यहां लिख लीजिए एलसीएम जो है ये है 48 है। 2:3 के अनुपात में, देखिए हिंदी में ये लिखा हुआ है 2:3। कभी कभी ये एग्जामिनेशन में ये भी होता है, इसके लिए भी आप रेडी रहिए कि वो मैथमेटिक्स में ना लिख करके, सिंबल में ना लिख करके कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है, और जल्दबाजी में हम पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। 2:3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योग कितना है, देखिए अनुपात 2 संख्याओं का है 2:3, और जो एलसीएम है वो है 48। तो क्वेश्चन पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, एचसीएफ तो हमें पता नहीं है, तो एचसीएफ होता क्या है, इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग काट लिया वही तो हमारा एचसीएफ है। तो नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, तो एक संख्या हो जाएगा x और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। जब भी रेशियो में होता है, बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि जब भी रेशियो में होता है तो संख्याओं को हम लोग x के रूप में मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं, तो एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 3x। अब इसमें हमारा HCF कितना है, तो HCF जो कॉमन है ना, ये x दोनों में कॉमन है, तो x ही हमारा HCF है। तो अब इस दोनों के हिसाब से एलसीएम कितना है, तो 3 गुना 6 और x रिपीट हो जाएगा, तो 6x हमारा एलसीएम हो गया, यानी लघुत्तम हो गया। और पहले से जो दिया हुआ है लघुत्तम वो कितना है 48 है, तो ये बराबर लिख देंगे हम लोग 48, 48, 6 से कट जाएगा ये 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। x की वैल्यू कितनी हो गई है 8, तो इस हिसाब से जो HCF है वो हमारा हो गया 8, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग कितना है। क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमें पूछा गया है योग, तो आप समझिए यहीं पर समझने की जरूरत है। योग पूछा है तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो रेशियो को ऐड करके और जो HCF है महत्तम है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो रेशियो है वो 2 है और एक में 3 है, तो 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 8 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 और 3 को प्लस कर दो और 8 से HCF से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी प्लस किया तो कितना होगा 3 2 5 मल्टीप्लाई 8, तो 8 5 40, यानी 40। दोनों संख्याओं का योगफल 40 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अरे समझ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छे से देख लें और उसके बाद खुद से भी चाहे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग करके और इस पर बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये इस पर पकड़ बन जाएगी। कुछ ही क्वेश्चन को तो मतलब ये रिपीट करना है, तो इससे आपका 1 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 28 और 42 के लघुत्तम समावर्तक, देखिए एलसीएम HCF है तो एलसीएम ही निकलवाएगा। इसके बाद एक और वीडियो में एलसीएम HCF पे लाऊंगा, ऐसा नहीं है ये खत्म होगा, इसके बाद भी और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं
उन दोनों उन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या है कि हम लोग ट्रेडिशनल टाइप का जो क्वेश्चन है जो आसानी से बनता है हम उस क्वेश्चन पे बात करें, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स में कमी है, कमजोरी महसूस हो रही है, वो अपना बेस मजबूत कर लेंगे इस सब क्वेश्चन से। और जब ये पैटर्न आपको पता चल गया तो कोई भी मार्केट से आप बुक उठाए उसको सॉल्व करना शुरू कर दे और उसका पैटर्न देख लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसी पैटर्न पे बनेगा और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड हो जाएंगे। दूसरा वीडियो भी आप देखेंगे, उसमें मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन, थोड़ा इसे टिपिकल टाइप के अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और उसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि संख्या 28 और 42 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक किस अनुपात में। अब ये अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं पूछा, या पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं पूछा, यहाँ पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या अनुपात है, ये पूछ दिया है। बहुत लोग क्या करेंगे कि 28 और 42 का ही अनुपात निकाल देंगे, 28 और 42 का अनुपात निकालेंगे, 14 दूना 28, 14 तिये 42। बहुत लोग ऐसे जल्दबाजी में करेंगे और देखिए कमाल की बात है कि 2 और 3 भी ऑप्शन है, मतलब आप गलत भी करेंगे तो ऑप्शन गलत का भी है, आपने गलत किया तो इसको भी आप टिक लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो हड़बड़ाना नहीं है, पहले देखना है कि क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो देखिए 28 का, या फिर अगर जिनको पहाड़ याद है तो वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिनको नहीं याद है देख लीजिए यहाँ कैसे होगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 14 दूना 28, 14 ही कॉमन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। 14 दूना 28, 14 तिये 42, दोनों में कॉमन है, आया समझ में। तो जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 14 गुना 2 गुना 3, यही तो एलसीएम है। और अनुपात पहले क्या पूछा, लघुत्तम, और बाद में क्या पूछा, महत्तम। तो महत्तम क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही तो महत्तम समावर्तक है। तो महत्तम तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पता चल गया कि दोनों में कॉमन था, यहाँ पर 14 उसमें कॉमन कर लिया, तो अब बच रहा है 2 और 3। तो 2 और 3 जो बच रहा है, तो 2 और 3 में हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आ रहा है समझ में। 2 और 3 में कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो 14 ही हो गया हमारा एचसीएफ। अब देखिए दोनों ये कट जाएगा, 14 दोनों साइड से कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 2 गुना 3, ये बच गया 6 अनुपात, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1, इसका मतलब 6 अनुपात 1, ये हमारा आंसर है। यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फिर एलसीएम एचसीएफ पर डिस्कस करेंगे और उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन पर, थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन सब क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और इस जो अभी तक हमने डिस्कस करा है इस पर आप लोग कोई भी बुक से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपके कमांड में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और दूसरे चैप्टर जब दूसरे एक्सरसाइज जब करेंगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ पर, जो अलग टाइप के होंगे, उसको अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर जुड़ें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा और इसमें और भी कितने क्वेश्चन से आप लोग कंफर्ट फील कर रहे हैं कि हमें और क्वेश्चन की जरूरत है, या इतने से आप लोग सेटिस्फाई है कि हाँ ठीक ठाक हो रही है, इतने क्वेश्चन से मेरा हो जा रहा है। बाकी आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।